नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी से प्रगति चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। आज हम आईसीटी जो कि यूनिट 3 में रखी गई है उसे पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़िए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शिक्षा तकनीकी से क्या तात्पर्य है? शिक्षा में तकनीकी मीन्स शिक्षा में मशीनीकरण का प्रयोग करना। ठीक है, तो इसी में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है वो है, भारतवर्ष में विज्ञान तथा तकनीकी का उपयोग सर्वप्रथम किसके लिए हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारतवर्ष में विज्ञान तथा तकनीकी का उपयोग, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग जो हुआ था वो सर्वप्रथम किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था सेना व सुरक्षा कार्यों के लिए। ठीक है, सेना व सुरक्षा कार्यों के लिए हुआ था। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है, टेक्ने प्लस लोगोस से। ठीक है, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो आया है उसका श्रेय जो है वो सिडनी प्रेसी को जाता है। ठीक है, अब इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है, किस तकनीकी का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकता से होता है? ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकता से होता है वो है व्यवहार तकनीकी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि आप जानते हो कि शैक्षिक तकनीकी के है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसके घटक या प्रकार कंपोनेंट्स जो हैं वो 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं इसके। एक तो होता है व्यवहार तकनीकी, दूसरा होता है अनुदेशन तकनीकी और तीसरा है शिक्षण तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी को इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं और शिक्षण तकनीकी टीचिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकता से जिसका हो रहा है वो है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, व्यवहार तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह इस बात पे बल देता है कि अधिगम तथा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। और व्यवहार तकनीकी में पुनर्बलन पृष्ठपोषण पर बल दिया जाता है। ठीक है, और इस तकनीकी में शिक्षण क्रियाओं टीचिंग एक्टिविटीज़ जो है उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन होता है वो कैसे होता है? वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेथड से किया जाता है। दूसरा जो हमारा व्यवहार तकनीकी है, जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है, वो सॉफ्टवेयर अप्रोच पर आधारित है, सॉफ्टवेयर उपागम पर आधारित है, जिसको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है। दूसरा इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने इस क्वेश्चन को ही देखा होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकता से होता है, तो आपका बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो ये बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है ये शिक्षक के व्यवहार के सिद्धांत, शिक्षक व्यवहार के निरीक्षण विधियाँ, शिक्षक व्यवहार का विश्लेषण एवं स्वरूप और शिक्षण व्यवहार को विकसित करने के अनेक प्रवृत्तियों के में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप अभिकर्मित अनुदेशन में इसका प्रयोग कर सकते हो, और जो आप पढ़ते हो कक्षा नियंत्रण अंतर्क्रिया जो इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक है। ठीक है, और सिमुलेटेड शिक्षण माइक्रो टीचिंग इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थी का व्यवहार कितने प्रकार से हो सकता है? तो कितने प्रकार से हो सकता है कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक का व्यवहार? वो 2 टाइप से हो सकता है, एक शाब्दिक हो गया, एक अशाब्दिक हो गया। ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक, जैसे कि आपने जब बुद्धि परीक्षण भी पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा जो
बुद्धि है, बुद्धि के परीक्षण के प्रकार जो होते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक होते हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत जो प्रकार होते हैं वो शाब्दिक और अशाब्दिक दो टाइप से डिवाइड होते हैं। तो जो शाब्दिक बुद्धि होती है, शाब्दिक बुद्धि का परीक्षण आप कैसे करते हो, अमूर्त बुद्धि के मापन में कर सकते हैं और पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। और जबकि अशाब्दिक बुद्धि का परीक्षण आप देखते हो कि इस परीक्षण का प्रयोग छोटे बालकों के लिए, गूंगे बहरे बालकों के लिए और मूर्त बुद्धि मापन में किया जाता है। वैसे ही शाब्दिक और अशाब्दिक जो होता है कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक का व्यवहार कितने प्रकार से हो सकता है, शाब्दिक और अशाब्दिक दो टाइप से हो सकता है, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार देखते हो आप, बहुत सारे पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कुशल शिक्षक अपने अशाब्दिक व्यवहार से शिक्षा को स्पष्ट तथा सजीव बनाने में सफल हो जाता है, ठीक है। वो कौन सा प्रकार है, तो वो अशाब्दिक प्रकार है, ठीक है। अशाब्दिक में जब कोई कुशल शिक्षक अपने अशाब्दिक व्यवहार से शिक्षा को स्पष्ट तथा सजीव बनाने में सफल हो जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी एलटी पेपर में आया हुआ है, तो आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर उपागम को अन्य नाम से जाना जाता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर उपागम है, जो अभी मैंने आपको पर भी बताया, जो व्यवहार तकनीकी हमारे बिहेवियर टेक्नोलॉजी है, वो सॉफ्टवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर अप्रोच पर आधारित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सॉफ्टवेयर उपागम को अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है शैक्षिक तकनीकी सेकंड या एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, इसका प्रयोग कब किया गया था, इस टेक्नोलॉजी का, सॉफ्टवेयर उपागम का, सॉफ्टवेयर अप्रोच का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो बीएफ स्किनर ने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीएफ स्किनर ने, जैसे कि सॉफ्टवेयर उपागम आप लोग सभी लोग ने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। यह एक कोमल तकनीकी होती है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। और यह एक क्या होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच होती है, ठीक है। इसका मुख्य आधार जो होता है मनोवैज्ञानिक होता है। ये आप हमेशा याद रखना है कि इसका जो मुख्य आधार होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है। और इसमें अनुदेशन और विहार तकनीक पर आधारित होती है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया कि हमारी जो विहार तकनीकी है, जो हमारा बिहेवियर टेक्नोलॉजी है, वो हमारी क्या है, एक सॉफ्टवेयर अप्रोच है। बाकी आपको पता ही होगा कि हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, हार्डवेयर अप्रोच कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच कौन कौन से हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंतर्गत हमारे ग्राफ, मानचित्र, पोस्टर्स, पुस्तकें, चार्ट और ये सब हमारे ग्राफिक्स में आ जाते हैं। और यदि हम प्रदर्शन की बात करते हैं तो हमारे चौक, आरेख, बुलेटिन बोर्ड, सूचना, फनेल, बोर्ड कार्ड, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। बाकी हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए बना रखा है, हार्डवेयर अप्रोच का सर्वप्रथम उपयोग जो किसने किया था, तो ये लुम्सडेन ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हार्डवेयर अप्रोच क्या है, हार्डवेयर जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर अप्रोच में देखा, ये मनोवैज्ञानिक आधार, इसका जो आधार है, जो इसका बेस है वो मनोविज्ञान है, ठीक है। लेकिन जो इसका मुख्य आधार है हार्डवेयर अप्रोच का, वो क्या है, भौतिक विज्ञान है। ये उपागम दृश्य श्रव्य सामग्री पर आधारित है, जबकि हमने अभी सॉफ्टवेयर अप्रोच में पढ़ा तो वो किस पर आधारित था, अनुदेशन पे और विहार तकनीक पर आधारित था, ठीक है। और इसके अंतर्गत आप देखते हो प्रोजेक्ट, फिल्म प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी थर्ड या प्रणाली विश्लेषण किसके सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि शैक्षिक तकनीकी थर्ड या प्रणाली विश्लेषण किसके सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे कि आपने देखा था, जो हमारे जो शैक्षिक तकनीकी है, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके 3 स्वरूप होते हैं, ठीक है। उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है शैक्षिक तकनीकी प्रथम, जिसे हार्डवेयर उपागम कहते हैं, ठीक है। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच। और
एजुकेशन टेक्नोलॉजी थर्ड, जिसे हम सिस्टम एनालिसिस कहते हैं, प्रणाली विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है विश्लेषण किसके सिद्धांतों पर आधारित था? प्रणाली विश्लेषण। ये है गेस्टाल्टवादियों के मनोविज्ञान पर। ठीक है, तो इस शैक्षिक प्रणाली या प्रणाली विश्लेषण का प्रयोग जो है वो प्रशासन में किया जाता है, प्रबंध में किया जाता है, व्यापार में किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रयोग किस किस में किया जाता है। ठीक है, प्रशासन में करोगे आप, प्रबंध में करोगे, व्यापार में करोगे, आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार है। ठीक है, और ये जो होता है ये 4 भागों में वर्गीकृत होता है, मतलब 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है शैक्षिक प्रणाली को। ठीक है, एक आपका हो गया इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, और इसका जो चौथा भाग है, अभी तक आपने इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस ही सुना होगा, लेकिन चौथा जो है इसका पर्यावरण संदर्भ है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, पर्यावरण संदर्भ, इसके 4 मुख्य तत्व हैं। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रत्यय। अब देखो, अभिक्रमित अनुदेशन आपसे पूछेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यदि आपसे अभिक्रमित अनुदेशन पूछा तो वैसे तो आप बोलोगे वी.एफ. स्किनर, बट यहाँ पर है अभिक्रमित अनुदेशन का प्रत्यय। जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो किसने दिया था? तो ये दिया था सिडनी एल. प्रेसी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय अभिक्रम। जो रेखीय अभिक्रम है, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके प्रतिपादक जो हैं वो बी.एफ. स्किनर है। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के जो प्रतिपादक हैं वो बी.एफ. स्किनर है। जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन था उसमें क्या होता है? अभिक्रमित अनुदेशन में स्वतः शिक्षण व सीखने की प्रवृत्ति है। ठीक है, इसमें जो पाठ्यवस्तु होती है, उसको किया जाता है, छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पदों में तोड़ा जाता है, जिससे कि बच्चे को सीखने में बहुत आसानी होती है। बच्चा खुद सक्रिय होकर अपनी गति से आगे बढ़ता है तथा अपना मूल्यांकन भी वो स्वयं करता है इसमें, और उसको जब वो सीखता है तो उसको पुनर्बलन भी मिलता है इससे। तो अनुदेशन जो अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो बच्चे की लर्निंग को बहुत प्रभावशाली बनाता है, और इससे बच्चा जो होता है सीखने में बहुत अधिक सक्रिय होता है और उसकी रुचि बढ़ती है इससे। तो अभिक्रमित अनुदेशन की ये विशेषताएं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिक्षण सेवा प्रदान करना, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम तथा शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम। जो भी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है उनका प्रसारण के लिए स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है ये आपको बताना है। ठीक है, तो एडुसेट, एजुकेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा एजुकेशन सैटेलाइट की स्थापना की गई है। और इसका अन्य नाम, ये आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा कि इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है GSAT-3। इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? इसको किया गया था 20 सितंबर 2004 को। ठीक है, 20 सितंबर 2004 को जो इसका प्रसारण किया जाता है। और एक शैक्षिक उपग्रह है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, ये हुआ। और ये जो एडुसेट है शिक्षण सेवा प्रदान करना है, इसका कार्य एजुकेशन से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इसकी स्थापना अंतरिक्ष में की गई है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी? मानव संसाधन विकास मंत्री तब थे मुरली मनोहर जोशी। जब इसकी स्थापना की गई थी तब उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? मुरली मनोहर जोशी। ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब आता है हमारा शिक्षण के स्तर। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो ये 3 टाइप की होती है। जो मेमोरी लेवल है इसका जो प्रतिपादन किया था या जन थे वो कौन थे? तो इसके हैं आपका हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने की थी और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने की थी।
तो इनका थोड़े बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। मेमोरी लेवल क्या होता है? मेमोरी लेवल में आपके क्या होता है कि विचार विहीन होता है, ठीक है, थॉटलेस होता है। छोटे बच्चे मतलब एक रटने पर इसमें जोर दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो थॉटफुल होता है। और जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्रिटिकल थिंकिंग आती है, ठीक है। और मेटाकॉग्निटिव स्किल भी हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं। जो हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग है उसका उपयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं, ठीक है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग औपचारिक शिक्षा के किस किस चीज़ में हम कर सकते हैं उसका, औपचारिक, अनौपचारिक व निरौपचारिक। शिक्षा की 3 एजेंसियां हैं जो आपने पहले फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा होगा। तो औपचारिक और अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जो प्रकार होते हैं वो ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकता है, ये सब हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली जो कंपनी है वो BPL है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है, ठीक है। HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML फुल फॉर्म आपसे पूछने के लिए आ सकती है। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? वेब पेज बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के कितने भाग होते हैं? जो ईमेल है उसके कितने भाग होते हैं? तो ईमेल के जो होते हैं 2 भाग होते हैं। एक तो होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ईमेल जो है उसके जो प्रतिपादक है वो कौन है ईमेल के प्रति? तो रे टॉमलिंसन, ठीक है, रे टॉमलिंसन इसके प्रतिपादक है। उसके बाद है अब 17वां जो है, विद्यालय की सीमा के भीतर या कक्षा कक्ष में तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए जो अनुसंधान किया जाता है वो अनुसंधान क्या कहलाता है, ठीक है। विद्यालय की सीमा के भीतर आप विद्यालय की सीमा के अंदर करते हैं, उसको आप बाहर नहीं कर सकते। विद्यालय की सीमा के अंदर करते हैं। और कक्षा कक्ष में तात्कालिक समस्या, और कक्षा कक्ष में करते हैं तात्कालिक जो उसी समय कोई समस्या आ रही हो उसके समाधान के लिए जो अनुसंधान, जो रिसर्च की जाती है वो कौन सी रिसर्च है? वो है एक्शन रिसर्च, ठीक है। ये टीचर के द्वारा की जाती है, प्रिंसिपल के द्वारा की जाती है, मतलब स्कूल के अंदर ही की जाती है ये। तो ये हुआ आपका एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। उसके बाद है नेक्स्ट MOOC, मॉक। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछने के लिए आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, मुफ्त ऑनलाइन कोर्स है। ये क्या है? एक मुफ्त ऑनलाइन कोर्स है और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रज्ञाता। प्रज्ञाता क्या है? प्रज्ञाता डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश, ठीक है। जब आपने ये टॉपिक भी देखा होगा, हमको प्रज्ञाता दिया है तो उसके आगे से हमको दिया हुआ है कि डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश, ठीक है। प्रज्ञाता में क्या होता है? डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। और ये ये भी आप नोट कर लीजिए कि NCERT द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो खंड है वो कितने खंड है? 6 खंडों में इसको डिवाइड किया गया है। और खंड सेकंड, जो इसका खंड सेकंड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या है? हमको चरण दिए गए हैं। कितने चरण दिए गए हैं? 8 चरण है इसके। एक तो है योजना, समीक्षा, रिव्यू करना, व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, मार्गदर्शन, बातचीत, कार्य सौंपना, पता लगाना और सराहना करना, ठीक है। तो इसके टोटल खंड कितने हैं? 6 खंड हैं। और सेकंड खंड में हमको इसके चरण दे रखे हैं, ठीक है। वो चरण कितने? 8। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड खंड में कितने चरण दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 चरण हैं इसके, ठीक है। और खंड 3, इसका जो खंड 3 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या दे रखा है? शाला प्रमुख, जो पाठशाला में जो प्रमुख हैं, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए संदर्शिका, ठीक है, दिशा निर्देश दे रखे हैं उनको, उनके दिशा निर्देश दे रखे हैं। तो कौन से खंड में दे रखे हैं? खंड 3 में दे रखे, ठीक है।
तो हमारा इसमें क्वेश्चन जो है वो प्रज्ञाता डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश के अनुसार प्री प्राइमरी के छात्र के लिए प्रतिदिन स्क्रीन टाइम, जो प्रतिदिन स्क्रीन टाइम है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो होनी चाहिए 30 मिनट, ठीक है। और इसी में यदि 1 से 8 पूछ लिया जाता हमसे, तो प्रतिदिन 2 से ज़्यादा क्लास नहीं हो सकती है, और हर क्लास का जो टाइम है, मतलब एक क्लास का 30 से 45 मिनट, ठीक है। तो आप कर सकते हैं 2 क्लास का टाइम कितना हो जाएगा, या तो 90 मिनट्स होगा या 60 मिनट, इसके हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर रखा है। प्री प्राइमरी छात्रों के लिए 30 मिनट रख रखा है, और वह 1 से 8 तक के लिए 60 मिनट या 90 मिनट ये रख रखा है, ठीक है। और 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए 4 सत्र रख रखे हैं, जैसे कि 1 से 8 के लिए उन्होंने प्रतिदिन 2 सत्र रखे थे, और इसमें 4 सत्र रख रखे हैं, और जो उनकी ड्यूरेशन है वो कितनी है, 30 से 45 मिनट तक। तो आज के क्वेश्चन बस इतने में ही मैं समाप्त करती हूँ। अगली बार फिर से वीडियो और अच्छी मेहनत करके और अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हों, और आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहें, और चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन बनता है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं। थैंक यू सो मच।